बता रहा था कल मैंने आपको बताया था व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। व्यापारिक बट्टा माल का विक्रय करते समय दिया जाता है और उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते, उसको डायरेक्ट माल के मूल्य में से कम कर दिया जाता है। और नकद बट्टा है भुगतान के समय पर दिया जाता है या लिया जाता है। हम नकद बट्टे की कैश डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं। बट्टा दिया है हमने बट्टा दिया है तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, और हमने बट्टा प्राप्त किया है तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है नकद बट्टा। तो जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए नकद बट्टा दिया जाता है, इसलिए इसकी एंट्री होती है। तो ये तो मैंने एंट्री आपको बता दी थी। अब इसके आगे एक होती है आपके सेल्स टैक्स, यानी कि बिक्री कर। माल का विक्रय करने पर उस पर विक्रय के ऊपर टैक्स लिया जाता है ग्राहकों से, और ये सेल्स टैक्स व्यापारी वसूल करता है ग्राहकों से। ग्राहकों से वसूल करके व्यापारी इस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा कराता है, तो ये कहलाता है सेल्स टैक्स, यानी कि बिक्री कर या विक्रय कर। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये टैक्स व्यापारी अपने पास से नहीं देता है, बल्कि व्यापारी ग्राहकों से कलेक्ट करता है, ग्राहकों से वसूल करता है माल की बिक्री पर, और ग्राहकों से टैक्स प्राप्त करके फिर गवर्नमेंट के फंड में जमा कराता है। ठीक है, तो इसकी हम एंट्री क्या करते हैं। तो जैसे एक एंट्री है कि हमने मान लो क्वेश्चन में देखा कि 30,000 रुपए का माल बेचा, 30,000 रुपए का माल बेचा और 10% विक्रय कर वसूल किया। ₹30,000 का माल बेचा और 10% विक्रय कर वसूल किया। देखो इसमें माल बेचा है, ये तो आपके किस में आता है, वस्तुगत खाते में, और इसमें माल जो बेचा हमने नकद बेचा है 30,000 रुपये, ये भी किस में आता है, वस्तुगत खाते में, यानी कि ये वस्तुगत ही है। अच्छा, विक्रय कर जो वसूल कर रहा है व्यापारी, ये ग्राहक के लिए न तो इनकम है और न इसके लिए खर्चा है, मतलब इसके लिए आय भी नहीं है, क्योंकि व्यापारी ये जो टैक्स की राशि ग्राहकों से प्राप्त करता है, इसको व्यापारी अपने पास नहीं रख सकता है, इसको गवर्नमेंट के पास जमा कराता है। इसलिए व्यापारी के लिए आय नहीं है, इनकम नहीं है, लेकिन खर्चा भी नहीं है, क्योंकि व्यापारी अपने पास से नहीं दे रहा है बल्कि ग्राहकों से वसूल कर रहा है। ठीक है, इसलिए व्यापारी इसको आय तथा व्यय की मद नहीं मानता, इसलिए इसको अवास्तविक खाते में शामिल नहीं करते। लेकिन चूंकि व्यापारी ग्राहकों से तो पैसा प्राप्त कर लेता है, और जब तक वो पैसा गवर्नमेंट के फंड में जमा नहीं कराता है, वो व्यापारी की लायबिलिटीज है, दायित्व है। इसलिए जब तक व्यापारी उस पैसे को गवर्नमेंट के फंड में जमा नहीं कराता है, तब तक उसको क्रेडिट करके रखता है। तो सेल्स टैक्स की राशि हमेशा क्रेडिट होती है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे कि 30,000 रुपये का माल बेचा, तो माल का विक्रय मूल्य तो 30,000 है, और जो बिक्री कर है 10% वो किस पर लगाया जाएगा, 30,000 पर। तो 30,000 का जो 10% है वो कितना हो गया, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये आपके सेल्स टैक्स हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें माल बेचा है, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश, रोकड़ आ रही है। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, क्या जा रहा है, माल जा रहा है, और माल हमने बेचा है, बेचने को हम क्या बोलते हैं, सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, व्यापारी ये टैक्स की राशि विक्रय कर, जिसको सेल्स टैक्स बोलते हैं, इस सेल्स टैक्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसलिए सेल्स टैक्स है, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, टू सेल्स टैक्स। अब देखो माल जो बेचा है वो तो कितने का बेचा है, 30,000 का, तो सेल्स में जो अमाउंट है वो तो 30,000 आएगी, क्योंकि व्यापारी जो माल बेचा है वो तो 30,000 का बेचा, तो सेल्स तो 30,000 ही मानी जाएगी। और विक्रय कर यानी कि जो सेल्स टैक्स है, इस 30,000 पर वसूल किया कितना, 3,000, ये अतिरिक्त राशि है। तो व्यापारी के पास में टोटल पैसा है वो कितना आया, 33,000। तो कैश को हम डेबिट करेंगे 33,000 से, तो 33,000 व्यापारी के पास कैश आया, उसमें 30,000 रुपये सेल्स था और 3,000 रुपये सेल्स टैक्स था। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर व्यापारी के द्वारा ग्राहकों से विक्रय कर वसूल किया जाता है, यानी कि सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है, तो
तो सेल्स टैक्स हमेशा क्रेडिट होता है। कैश में वो राशि जुड़ करके आ जाएगी। सेल्स में राशि टैक्स की राशि जोड़कर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि माल हमने बेचा वो तो 30,000 का बेचा, तो सेल्स में तो राशि 30,000 ही है। ठीक है, तो इसमें नरेशन अगर करते हैं तो नरेशन ऐसे कर सकते हैं, गुड्स सोल्ड एंड सेल्स टैक्स कलेक्टेड, यानी कि विक्रय कर कलेक्ट किया, एकत्रित किया, तो गुड्स सोल्ड एंड सेल्स टैक्स कलेक्टेड, ये आपके नरेशन हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताई सेल्स टैक्स की एंट्री। अच्छा, मैंने जो इसमें व्यापारिक बट्टे नकद बट्टे की एंट्री मैंने पहले बता दी थी। ये स्पेसिफिक एंट्रीज है अलग, कुछ सामान्य एंट्रीज मैंने पहले बता दी थी। अब मैं आगे आपको एक दूसरी एंट्री और बता रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ बैड डेब्ट्स के बारे में। बैड डेब्ट्स यानी कि डूबत ऋण, इसके बारे में मैंने पहले लिखवाया था पॉइंट कि बैड डेब्ट्स है, ये क्या होता है। बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स यानी कि डूबत ऋण। देखो, जो मैंने कुछ शब्द लिखवाए थे शुरू में, उसी में ये शब्द भी मैंने लिखवाया था। मैंने कुछ शब्दों लिखाए थे डेटर्स यानी कि देनदार। जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है, व्यक्ति या संस्था भी हो सकते हैं, व्यापारी के द्वारा जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार माल बेचा जाता है, वो व्यक्ति या संस्था व्यापार के देनदार कहलाते हैं। देनदार यानी कि डेटर्स। और जिनसे व्यापारी ने उधार माल खरीदा है, वो व्यक्ति या संस्था व्यापारी के लेनदार कहलाते हैं, क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो डेटर्स क्या होता है कि व्यापारी के द्वारा जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है, अगर उन व्यक्तियों से या संस्थाओं से कुछ राशि प्राप्त नहीं होती है, राशि डूब जाती है, तो उसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। कई बार क्या है, किसी भी कारण से व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है और वो भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है, दिवालिया हो जाता है, या और कोई कारण भी हो सकता है, तो ग्राहक से अगर वो राशि प्राप्त नहीं हो पाती है, पैसा डूब जाता है, तो वो डूबत ऋण यानी कि बैड डेब्ट्स कहलाता है। ठीक है, तो मैं अब इसकी एंट्री बता रहा हूँ। जैसे प्रश्न में दे रखा है आपके, कपिल को 30,000 रुपए का माल बेचा। सबसे पहले तो ये एंट्री कर लो। तो कपिल को हमने 30,000 रुपए का माल बेचा था। ये मान लो आपके 2 अगस्त 2020 को हमने माल बेचा था। तो देखो, अब सीधी सी बात है कि हमने जो माल बेचा है, उधार माल बेचा है, क्योंकि व्यक्ति का नाम दे रखा है। कपिल आपके किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में। और ये जो माल बेचा है, ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में, क्योंकि माल की कीमत 30,000 है। यानी कि इसमें 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। दोनों खाते प्रभावित हो रहे तो दोनों के नियम इसमें लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। देखो, माल हमने किसको बेचा है, कपिल को, तो माल को पाने वाला कौन है, कपिल, तो हम डेबिट है वो किसको कर देंगे, कपिल को कर देंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले तो हमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे, तो व्यक्तिगत खाता कंप्लीट हो गया। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। हाँ, तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि हमने उधार माल बेचा है। अगर नकद माल बेचा होता तो कैश आता। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है इसमें, माल जा रहा है, माल हमने बेचा, माल बेचने को हम क्या बोलते हैं, सेल्स। तो सेल्स इसमें क्या हो जाएगा, आपके क्रेडिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये 30,000 रुपए से हमने जर्नल एंट्री कर दी। नरेशन हो गया। गुड्स सोल्ड टू कपिल। ठीक है, अब देखो इसमें कि इसमें आगे दे रखा है कि ये जो हमने माल बेचा था 30,000 रुपए का, कई बार किसी कारण से वो माल वापस आ जाता है। बेचा हुआ माल यदि वापस आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न।
बेचा हुआ माल, किसी भी कारण से ग्राहक ने बेचा हुआ माल वापस कर दिया है तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। हमने जो माल खरीदा है, हमने खरीदा हुआ माल किसी कारण से हमने उस व्यापारी को वापस कर दिया, वो परचेज रिटर्न कहलाता है। ठीक है, तो इसकी मैं एंट्री बाद में बताता हूँ, पहले आपको बैड डेब्ट्स की बता देता हूँ कि हमने जो माल बेचा था 30,000 का 2 अगस्त को माल बेचा था। बाद में क्या है, जिस व्यक्ति ने हमसे ये माल खरीदा था उसकी स्थिति खराब हो गई, उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो भुगतान करने की स्थिति में नहीं था। उसने जब पेमेंट के टाइम पर उसने कहा कि मेरे पास केवल 10,000 है, मैं 10,000 से ज़्यादा का भुगतान नहीं कर सकता, यानी कि 30,000 में से केवल वो 10,000 रुपये का ही भुगतान कर सकता है। तो अब प्रश्न के अंदर जैसे सूचना दे रखी है वो मैं बता देता हूँ। 15 अगस्त को मालूम चला कि कपिल भुगतान नहीं कर सकता है। कपिल ने कहा कि मेरे पास केवल 10,000 है, मैं अब आपका और भुगतान नहीं कर सकता, मैं आपका पूरा पेमेंट नहीं कर सकता, केवल 10,000 रुपये। तो इसके अनुसार हमारे को मालूम हुआ कि कपिल से केवल 10,000 रुपये प्राप्त हो सके और शेष राशि डूब गई, बाकी पैसा हमारे को मिलने वाला नहीं है। तो अब देखो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। कपिल आपके, ये तो आपके व्यक्तिगत खाते में आता ही है, और 10,000 रुपये जो प्राप्त हुए ये आपके किस में आता है, वस्तुगत खाते में। और ये पैसा डूब गया, कितना पैसा डूब गया, देखो इससे टोटल हमारे को कितने लेने थे, 30,000 रुपये लेने थे। 30,000 रुपये जो लेने थे, पैसे तो हमारे को 30,000 रुपये मिलने वाले थे, तो कितने प्राप्त हुए, 10,000 ही प्राप्त हुए। इसका मतलब है कितना पैसा प्राप्त नहीं हुआ, 20,000। 20,000 का जो पैसा हमारे को प्राप्त नहीं हो सका वो राशि डूब गई। तो जो पैसा डूब जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। तो हमारे 20,000 रुपये जो डूब गए वो बैड डेब्ट्स है। अच्छा, ये जो पैसा डूब गया है ये व्यापार के लिए क्या है, लॉस, हानि है। और हानि हो या आय हो, ऐसी जो मदेर कौन से खाते में आती है, अवास्तविक खाते में। तो जो राशि डूब गई है वो किस में आती है, आपके अवास्तविक खाते में। ठीक है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन में हमारे तीनों खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और अवास्तविक। जब तीनों खाते प्रभावित हो तो तीनों के नियम लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। देखो पैसा किसके पास है, हमारे पास है, तो पाने वाले को हमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है, कपिल, तो इसमें क्रेडिट है वो किसको कर देंगे, कपिल को कर देंगे। ये तो हो गया व्यक्तिगत खाता। अब वस्तुगत खाता देखो, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, कैश को हम डेबिट कर देंगे। कितना आ रहा है कैश, 10,000 रुपये ही है, तो कैश को हम 10,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, जा तो कुछ नहीं रहा है, वस्तुगत खाता कंप्लीट हो गया। अब देखो अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाते में जो डूबा गया पैसा है वो अवास्तविक खाते में आता है। कितना पैसा डूब गया है, 20,000। हानि है, और हानि है वो अवास्तविक खाते में आती है। तो अवास्तविक खाते का नियम क्या है, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। तो हानि है उसको हम डेबिट करेंगे, हानि का नाम क्या है, बैड डेब्ट्स। तो हम डेबिट है वो किसको कर देंगे, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स आपके डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपये से। तो 20,000 रुपये की राशि डूब गई, हमने इसको 20,000 से डेबिट कर दिया। कैश हमारे पास 10,000 है, कपिल से हमारे को टोटल पैसा है वो कितना लेना था, 30,000। तो ये एंट्री हो जाएगी। तो अगर किसी भी देनदार से, ग्राहक से अगर पूरा पैसा प्राप्त नहीं होता है तो जितना पैसा डूब जाता है वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। तो बैड डेब्ट्स हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि अवास्तविक खाते के अनुसार हानि को हम डेबिट करते हैं। जितना कैश आता है कैश को हम डेबिट कर देंगे और व्यक्ति को हम क्रेडिट करेंगे, उससे टोटल पैसा कितना लेना था, इसमें टोटल पैसा आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एंट्री बताई बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो ये आपको आज जो मैंने आपको एंट्री बताई है, एक तो बैड डेब्ट्स की बताई है, एक सेल्स टैक्स की। ये एंट्री आप इसको फिर से एक बार रिवाइज है वो कर लेना। कल मैं आपको फिर अलग से कुछ एंट्रीज और बताऊँगा।